अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जनाब, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। वंस अगेन मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी जूनियर ऑडिटर का जो पेपर आ रहा है उसको क्लियर करने में, और उसके बाद जो पीपीएससी ने एक पेपर रखा है असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स का, उसके लिए आपको ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई वीडियो आने वाली इजीली आप तक जो है वो पहुंच सके। चलें जनाब, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। से पहले वीडियो उसी तरह जिस तरह लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें पार्ट 1 हमारा आ चुका है, उसमें हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि हमने एमसीक्यूज़ तैयारी नहीं करनी, हमने रटा नहीं मारना, हमने डेफिनेशंस को असल में याद रखना है, ताकि हम किसी भी तरह एमसीक्यूज़ वो अगर घुमा फिरा के पूछ ले तो हमें वो आना चाहिए। तो उसके लिए आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजैक्शन से। इससे पहले हमने जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कर ली हैं, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उस वीडियो का। आप ये देख लें, उसके बाद फिर आप वो देख लें, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। सबसे पहले आ रहा है जी ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन क्या होती है? अ बिजनेस इवेंट which can be measured in term of money and which must be recorded in the books of accounts is called transaction। अब इस तरह एमसीक्यूज आपसे बना के पूछ लेगा कि ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं, इसमें से कोई भी वर्ड वो मिस कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बिजनेस इवेंट होता है जिसको मनी की फॉर्म में मेजरमेंट की मैयर किया जा सकता है, मनी फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शंस। आगे क्या रहा है? कैश ट्रांजैक्शन। तो पता चला ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें ऑन द स्पॉट कैश इन्वॉल्व होगा, कैश की लेन देन होगी, वो आपका कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगी। मतलब कैश आपने या तो दिया या तो आपने कैश रिसीव किया, वो कैश ट्रांजैक्शन है। फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसके ऑपोजिट, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश ऑन द स्पॉट गिव एंड टेक तो नहीं हुआ, डेबिट क्रेडिट तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रांजैक्शन अक्कर हो गई है, उसको मनी फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जिसमें कोई ओब्लिगेशन या तो आप पे आ जाती है या तो दूसरे पर कोई आपकी ओब्लिगेशन आ जाती है, तो वो आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने बस ये कॉन्सेप्ट अपने जेहन में रखने हैं। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, द ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस विद एन आउटसाइड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। सिंपल, जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी के साथ लेन देन करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। वो कोई भी मिसाल दी है, मशीन आपने परचेज की है या गुड्स आपने परचेज की हैं। ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन विद विच नो आउटसाइड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड इंटरनल ट्रांजैक्शन। लॉस ऑफ फर्नीचर बाय फायर, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, आपके इंटरनली लॉस बाय फायर हो चुका है, तो इसमें किसी दूसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये आपकी क्या एग्जांपल हुई? इंटरनल ट्रांजैक्शन। पेपर ट्रांजैक्शन, व्हेन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मीटिंग द वैल्यू ऑफ अ ट्रांजैक्शन। मीटिंग द वैल्यू मतलब उसमें आप इट इज रिगार्डेड एज अ पेपर ट्रांजैक्शन, आई हैव लॉस्ट ₹500। मतलब ये नहीं कि मीटिंग द वैल्यू का मतलब ये नहीं कि आपने उसमें पैसे नहीं इन्वॉल्व, हाँ आपने उसमें जो लॉस किया है उसके बदले आपको रिटर्न कुछ नहीं मिला, उसके बदले आपने रिसीव कुछ नहीं किया, सिर्फ आपका गया ही गया है, तो वो क्या कहलाती है? पेपर ट्रांजैक्शन। जैसे आपके पैसे गुम गए, 500 रुपये गुम गया, तो उस 500 के बदले आपने कुछ रिसीव नहीं किया, सिर्फ वो गुम हो गया, तो वो आपकी क्या कहलाई? पेपर ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी इवेंट्स, इवेंट्स विच आर रिलेटेड विद मनी, दैट इज, आई का मतलब दैट इज, विच चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन आर नॉन एज मॉनिटरी इवेंट। पर्सन में बिजनेस भी आ जाता है। पर्सन की डेफिनेशन में क्या है? कंपनी भी पर्सन है, इंडिविजुअल भी पर्सन है, कंपनी भी पर्सन है, एओपी भी पर्सन है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें किसी पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए उसको कहते हैं मॉनेटरी इवेंट। या तो फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ गई है या फाइनेंशियल पोजीशन कम हो गई है, तो इसका भी आपको एमसीक्यूज बना के वो दे सकता है कि ये क्या है, ये मॉनेटरी इवेंट है, ये ट्रांजैक्शन है, ये क्या है। तो मॉनेटरी इवेंट फॉर एग्जांपल डेली शॉपिंग, मैरिज सेरेमनी एट्सेट्रा। ठीक है, इन चीज़ों से क्या होता है? इंसान की फाइनेंशियल पोजीशन या तो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स,
जिसमें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं होती है, वो नॉन मॉनिटरी इवेंट होते हैं। इवेंट्स विच आर नॉट रिलेटेड विद द मनी विच डू नॉट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन आर नोन एज नॉन मॉनिटरी इवेंट। फॉर एग्जांपल विनिंग अ गेम, मिसाल के तौर पे आप मैच खेल रहे हैं, मैच जीत गए हैं, आपने इसमें पैसे कोई नहीं लगाए हुए, तो ये एक इवेंट तो है लेकिन ये मॉनिटरी इवेंट नहीं है। डिलीवरिंग अ लेक्चर इन द मीटिंग, आपने मीटिंग के अंदर लेक्चर डिलीवर किया, उसके बदले रिटर्न कुछ नहीं लिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, उसमें सबने लेक्चर देना होता है, तो ये क्या है, नॉन मॉनिटरी इवेंट है। क्वांटिटेटिव चेंज, दिस चेंज द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, फॉर एग्जांपल मशीनरी ऑफ रुपीज 50,000 is destroyed. This transaction reduce the total value of the assets. एक ट्रांजैक्शन है जिसमें एक चीज डेबिट हो रही है, एक चीज क्रेडिट हो रही है, ठीक है। वो ये भी आपसे ट्रांजैक्शन दे के पूछ सकता है कि इसमें से बताएं कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज है। क्वांटिटेटिव चेंज तब होगा जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे चेंज आएगा। आपने एक मशीनरी खरीद ली, तो मशीनरी खरीद के आपके पैसे चले गए, मशीनरी आ गई, तो ये आपका क्वांटिटेटिव चेंज नहीं है, क्योंकि इससे आपकी वर्थ वही रही है, आपके एसेट और लायबिलिटी सेम ही है। पैसा गया और मशीन आ गई, एसेट का नेट बैलेंस रहा, लेकिन जिसमें आपका चेंज हो जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन, कोई लॉस हो जाता है या कोई रेवेन्यू हो जाता है, तो वो क्वांटिटेटिव चेंज कहलाएगा। क्वालिटेटिव चेंज, दिस कॉज इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द एसेट्स, फॉर एग्जांपल लायबिलिटीज, एसेट्स, but the value of the total asset and the total liability remain unchanged। हाँ जी, इसका मतलब है कि आपने एक ऐसी ट्रांजैक्शन की जिससे आपके हेड में चेंज आ गया लेकिन नेट सेम रहा। फॉर एग्जांपल आपने कुछ करंट एसेट नए परचेज कर लिए हैं, तो उससे आपके वो एसेट की क्वालिटी चेंज हो गई है। पहले आपका कैश पड़ा हुआ था, अब आपने उसको फॉर एग्जांपल गोल्ड खरीद लिया, सिक्योरिटीज खरीद लिया आपने, लेकिन आपका नेट वही रहेगा, नेट में आपकी तब्दीली नहीं आएगी। तो ये आपका क्या कहलाया, क्वालिटेटिव चेंज, कि आपकी क्वालिटी चेंज हो गई है, आपके एसेट की क्वालिटी बदल गई है। उस क्वालिटी में पहले कैश था, अब वो उसमें सिक्योरिटीज शामिल हो गई हैं, उसकी मतलब आप कह लें नेचर चेंज हो गई है। अकाउंटिंग इक्वेशन, सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू क्लेम्स अगेंस्ट द एसेट, या एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इंटरनल सोर्स इक्वल टू एक्सटर्नल सोर्सेज, किसी भी फॉर्म में आप कह सकते हैं। असल में क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वालिटी ऑफ एन एंटिटी एसेट्स विद द क्लेम अगेंस्ट देम इज रेफर टू एज द अकाउंटिंग इक्वेशन। जितने भी एसेट्स पड़े हैं कंपनी में, आखिर वो किसी ना किसी का तो क्लेम है ही है ना, या तो वो ऑनर का सारा क्लेम है, मतलब ऑनर ने पैसा लगाया तो वो क्लेम करेगा, या अगर एक्सटर्नल कोई पैसा लगा रहा है तो वो क्लेम करेगा। तो एसेट क्या होते हैं, क्लेम होते हैं लगाने वाले का बिजनेस के ऊपर, क्योंकि हमने पढ़ा था बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस एक अलहदा चीज़ है फ्रॉम इट्स ऑनर। ये आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। ले जी, डबल एंट्री सिस्टम, द सिस्टम अंडर विच बोथ द चेंजेस इन अ ट्रांजेक्शन are recorded, one change is debit while the other change is credit with an equal amount। डेबिट क्रेडिट एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक चीज को डेबिट किया जाता है, एक चीज को हम क्रेडिट का नाम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ये डबल एंट्री सिस्टम में कहता है कि दोनों चीजों की अमाउंट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, अ सिस्टम इन विच सम टाइम बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन recorded, sometime only one aspect of a transaction is recorded and sometime aspect of a transaction is recorded, is called single entry system। revenue and expense, फॉर एग्जांपल आपका सेल इंक्रीज हो गई, सेल हुई, आपने सेल रिकॉर्ड कर ली कि ये हमारा सेल आ गई, सेल हमारी 4 लाख की हो गई, ठीक है। आपने दूसरी तरफ कैश को रिकॉर्ड नहीं किया कि हमारा कैश आया या क्रेडिट हुआ। तो इस तरह का सिस्टम जिसमें सिर्फ आप एक अमाउंट लिख लेते हैं, तो उसको कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, उसमें डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अकाउंट्स के, अकाउंट इज द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल इन अ समराइज्ड मैनर। अब ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, ऊपर से अकाउंट मिस कर देगा और नीचे कुछ और लिख देगा वो, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो अकाउंट होता है, वो लेजर होता है कि जिसमें एक हेड को समराइज करके लिख दिया जाता है। अगर एसेट है, कोई एसेट है, मतलब फर्नीचर, फिक्सचर या कोई ऐसी चीज़ है, तो उसके एक कैटेगरी को उन्होंने मजीद समराइज फॉर्म में लिख दिया कि उसका कितना आया कितना गया टाइम पीरियड के दौरान, उसको हम लेजर या अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट, ये आगे 2-3 अकाउंट्स की टाइप्स आ रही हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
अकाउंट विच आर रिलेटेड विद एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स नोन एज नॉमिनल अकाउंट। 5 हेड्स ऑफ अकाउंट है, रेवेन्यू, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल। इसमें से जो इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट होंगे और जो बाकी हैं वो अलग हैं। रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट वो इस कैटेगरी में आएंगे। अकाउंट विच आर रिलेटेड विद प्रॉपर्टीज और थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस are known as the real or property account. For example, land, building, equipments, etc. जो एसेट के नाम पे अकाउंट होगा वो आपका रियल अकाउंट या प्रॉपर्टी अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट, अकाउंट विच आर रिलेटेड विद द पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज द पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल हबीब बैंक, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। अभी है तो ये भी एसेट्स लेकिन ये पर्सन से रिलेटेड है, ऊपर वाले प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, ये हैं इंडिविजुअल से रिलेटेड जिनसे आपका लेन देन होगा। जर्नल क्या होता है? सिंपल, द बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली टुगेदर विद इट्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड जर्नल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब कि डेट वाइज, ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें डेट वाइज जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन अकर होती है बिजनेस में वहां पे उसको रिकॉर्ड करना होता है, उसको कहते हैं जर्नल। सबसे पहली बुक होती है, अकाउंटिंग की बेस होती है, मतलब अकाउंटिंग के जो आगे साइकिल चलता है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, वो यहाँ से एंट्रियाँ ली जाती हैं इस बुक से, जर्नल बुक से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है। जब भी ऑडिट किया जाता है तो सबसे पहले जर्नल को देखा जाता है कि अपना जर्नल लेके हैं, उसके मुताबिक आगे एंट्रीज को चेक किया जाता है। इसके दूसरे नाम भी हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री या प्राइमरी एंट्री, प्रीलिमिनरी एंट्री और फर्स्ट एंट्री बुक। जर्नलाइजिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन जर्नल, इस प्रोसेस को कहते हैं जर्नलाइजिंग, जर्नलाइजिंग करना। एंट्री क्या होती है? रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द कंसर्न बुक ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। मतलब लेजर के अंदर जब आप ट्रांजैक्शन जर्नल से उठा के लेजर में पोस्ट कर रहे होते हैं तो इसको क्या कहते हैं? एंट्री, पोस्टिंग। सिंपल एंट्री, एन एंट्री इन विच वन अकाउंट इज डेबिट एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिट इज कॉल्ड सिंपल एंट्री। जिसमें एक वक्त में एक अकाउंट क्रेडिट हो एंट्री में और एक ही डेबिट हो रहा हो तो वो सिंपल एंट्री कहलाती है। जबकि कंपाउंड एंट्री में क्या होता है? एक अकाउंट डेबिट हो रहा होता है या क्रेडिट हो रहा होता है, जबकि इसके ऑपोजिट एक से ज़्यादा अकाउंट जो है ना वो डेबिट या क्रेडिट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने चीज़ें सेल की और साथ ही आपने डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है। या जब आपने चीज़ें सेल की उधार पर और कुछ टाइम पीरियड के बाद आपके डेटर्स आपको पेमेंट करने आ गए तो फिर आप क्या करेंगे? एक तरफ तो कैश रिसीव करेंगे, दूसरा डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे कि एज अ एक्सपेंस आपका हो गया कि आपने डिस्काउंट दे दिया अपने डेटर को, और क्रेडिट किसको करेंगे? अपने डेटर्स को, कि डेटर्स हमारे कम हो गए। तो ये आपकी क्या हुई? कंपाउंड एंट्री। अपने वन बाय वन लाइन को पढ़ते जाना है और इसको अपने माइंड में बिठाते जाना है। इसमें कोई साइंस नहीं है कि आपने इसको जो है ना वो सोल्यूशन निकालना है, इसको सॉल्व करना है। आपने सिर्फ इस चीज़ को अपने माइंड में बिठाना है और याद करते रहना है। इन सारी जो है ना डिटेल्स को मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जितना मटेरियल आ सका डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दूंगा, वहाँ से निकाल के इसको PDF फॉर्म में भी कन्वर्ट करके याद कर सकते। नरेशन क्या है? अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन विच इज़ रिटन अंडर ईच एंट्री कॉल्ड नरेशन। जब जर्नल बना रहे होते हैं तो हर ट्रांजैक्शन के नीचे थोड़ी सी डिटेल लिख दी जाती है एक लाइन में, ताकि उसकी याद दहानी रह जाए कि ये जो ट्रांजैक्शन पास की ये किससे रिलेटेड है। ये हमने इसमें ट्रांजैक्शन में कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है तो हम उसके नोट के तौर पर नरेशन में लिख देते हैं। लेजर फॉल्यू या लेजर रेफरेंस, ये जर्नल अगर आप देखेंगे, एक बुक का फॉर्मेट देखेंगे, उसके अंदर एक कॉलम होता है, उसको कहते हैं लेजर फॉल्यू। हर ट्रांजैक्शन का लेजर फॉल्यू का लिंक दे दिया जाता है कि इस ट्रांजैक्शन का जो लेजर है वो कौन सा लेजर इसमें मौजूद है या कौन सा पेज नंबर है जिस पे ये एंट्री इसने पोस्ट होना है।
अगर आपका थोड़ा बैकग्राउंड अकाउंटिंग से है तो आपको पता होगा कि जब जर्नल बनता है उसके बाद फिर हर एंट्री को पोस्ट किया जाता है लेजर में, तो उस लेजर का लिंक बना दिया जाता है किसके साथ, जर्नल के साथ। उसका नंबर लिख देते हैं कि जी फलाने पेज पे इस परचेजेस का रिकॉर्ड फलाने पेज पे, फर्नीचर का पेज फलाने पेज पे रिकॉर्ड इसका मौजूद है। लेजर क्या होता है? द बुक in which all the transaction of a business concern are finally recorded in the concerned account in a summarized and classified form is called ledger। वही अकाउंट वाली डेफिनेशन। पोस्टिंग क्या होता है? पोस्टिंग मैंने पहले बताया कि एंट्री को उठा के जब आप लेजर में लिख रहे होते हैं तो ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। बैलेंसिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजिंग टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज बैलेंसिंग। ट्रायल बैलेंस में ये काम आता है। ट्रायल बैलेंस में ये देखा जाता है कि हमने जितनी एंट्रियां पीछे की उसमें कोई हमने अमाउंट गलत तो नहीं लिख दी, या हमने जितनी एंट्रियां की हर डेबिट का हमने इक्वल क्रेडिट लिखा। तो वो इस ट्रायल बैलेंस से आपको पता चल जाता है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने पीछे कोई गड़बड़ कर दी है। डेबिट बैलेंस ये क्या होता है? इफ द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज हैवियर इट्स बैलेंस इज नोन एज डेबिट बैलेंस। जी, डेबिट बैलेंस का मतलब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, उसमें डेबिट साइड बढ़ गई और क्रेडिट साइड की अमाउंट कम हो गई, तो अब इसका जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएं, बराबर हो जाएं। लेकिन असल में बैलेंस किसका होगा? ये डेबिट साइड का होगा, क्योंकि जो साइड बड़ी है उसमें आप और अमाउंट लिखेंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी, तो अमाउंट आपने उसमें लिखनी है जो कम अमाउंट है। इसी तरह क्रेडिट बैलेंस भी है। जीरो बैलेंस, इफ टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट आर इक्वल देन जीरो बैलेंस। स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या आता है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ट्रांजैक्शन अक्कर होती हैं, उसके बाद फिर उनको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, देन उसके बाद उन्हें लेजर में पोस्ट किया जाता है, उसके बाद फिर बनता है ट्रायल बैलेंस। लेजर के बैलेंसेस निकाल के एक ट्रायल बैलेंस बना लिया जाता है कि हमारे सारे बैलेंस बराबर आए हैं। फिर उसके बाद उससे बनते हैं फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट में फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक ट्रायल बैलेंस आ जाता है, और सॉरी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, और दूसरा बैलेंस शीट आ जाती है। ट्रायल बैलेंस, an informal accounting schedule or statement that lists the ledger account balances at a point in a time and compare the total of debit balance with the total of credit balance is called trial balance। तो सिंपल वही मैंने बताया कि जब आप ट्रांजैक्शन जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर आप हर एंट्री का अलग अलग लेजर बना लेते हैं, उस लेजर से उठा के आप क्या कर लेते हैं, एक ट्रायल बैलेंस सा बना लेते हैं कि जिसके अंदर देखा जाता है दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड्स इक्वल आई हैं। डेटर लेजर्स, क्रेडिटर्स लेजर्स। सिंपल, जो डेटर्स के होंगे वो डेटर लेजर हैं, जो क्रेडिटर्स के होंगे वो क्रेडिटर लेजर्स। जर्नल फोलियो, जर्नल रेफरेंस, वो हो गया ऑलरेडी। बिल ऑफ एक्सचेंज आ रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज का हमने एक अलग से वीडियो बनाई है कंप्लीट, कि इसका प्रोसेस क्या है। अगर आप स्टूडेंट है ग्रेजुएशन के या आईकॉम के, तो फिर अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके उसका पूरा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, कब कब कौन कौन सी एंट्री पास की जाती है, ड्रॉर क्या होते हैं, ड्रॉई क्या होते हैं। अभी यहाँ पर हम सिर्फ उसका एक मेन कॉन्सेप्ट देखेंगे कि उनकी डेफिनेशन के लिहाज से उसमें से क्या कुछ करने वाला है। बिल ऑफ एक्सचेंज पहले देख लेते हैं। एन अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग addressed by one person to another person, signed by the person giving it, required the person to whom it is addressed to pay an on demand or at a fixed or determinable future time a sum of certain in money to or to the order of the specified person or to the bearer। अब अगर इतनी बड़ी डेफिनेशन हो तो इसको याद रखने का आसान तरीका है, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें, इसको छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करके फिर अब याद कर लें। सबसे पहले क्या है? अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट। ये एक गैर मशरूती आला होता है। क्या होता है? किस फॉर्म में? रिटर्न फॉर्म में, लिखी हुई सूरत में होता है। एड्रेस्ड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक शख्स दूसरे शख्स को खिताब कर रहा होता है।
एड्रेस कर रहा होता है, साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, जो देने वाला होता है उसकी तरफ से इसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं। रिक्वायरिंग द पर्सन टू whom इट इज़ एड्रेस, इसमें एक शख्स की ज़रूरत होती है जिसके साथ खिताब करना होता है, जिसको एड्रेस करना होता है, उसकी ज़रूरत होती है। मतलब दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होगी, एक साइन करने वाली है, एक जिसको देना है वो। टू पे यानी कि जिसको पे करना है। ऑन डिमांड कब, जब वो तलब करेगा, या एट अ फिक्स्ड, या कोई पहले से तयशुदा डेट होगी, या डिटरमाइनेबल फ्यूचर टाइम, कि आज से 3 महीने बाद, डिटरमाइनेबल आज से 3 महीने बाद, कि आज की डेट के 3 महीने बाद हम डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या देना है, अ सम इन सर्टेन मनी, कि कुछ पैसे की सूरत में कुछ देना है। टू किसको, उसको जिसको जो डिमांड करेगा, या टू द ऑर्डर, या जिसको हुक्म किया जा रहा होगा, या जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज और एक प्रोमिसरी नोट है, इन दोनों की डिफरेंस आ सकता है कि इनकी डेफिनेशन दे के नीचे ऑप्शन दे सकता है कि क्या प्रोमिसरी नोट है ये, या ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। ड्रॉर क्या होता है, अ पर्सन हु ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये जो ऊपर आपने किया राइटिंग लिखने वाला, ये ड्रॉर होगा, जो बिल लिख के दे रहा होगा कि ठीक है मैं आपको पैसे दूंगा, वो क्या होगा, ड्रॉर होगा। और ड्रॉई इसके ऑपोजिट, द पर्सन टू हुम अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, कि जिस शख्स पे बिल ड्रॉ किया जा रहा होगा वो क्या होगा, ड्रॉई होगा। पेई कौन होगा, जो शख्स उसकी अमाउंट रिसीव कर रहा होगा, द पर्सन हु रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल। समटाइम ऐसा होता है, दो बंदे हैं, एक ने एक पे बिल ड्रॉ कर लिए कि आपने मुझे इतने पैसे देने हैं, आप इस पे साइन कर दें, वो कहता है ठीक है मैं आपको ये पैसे दे दूंगा। समटाइम ऐसा होता है वो बिल आगे तीसरे पार्टी के पास चला गया होता है कि जी आपने मेरे पैसे, मैंने आपके पैसे देने हैं, ये बिल आप ले लें, फलाने शख्स से आप पैसे ले लेना। तो वो जब उसको बिल प्रेजेंट करेगा तो वो पेमेंट तीसरे बंदे को कर देगा, तो ये पेई में तीसरा बंदा भी इन्वॉल्व हो सकता है। उसके बाद आ रहा है ट्रेड बिल। क्या होता है, ट्रेड बिल आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड अगेंस्ट द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ट्रेड बिल कहते हैं ऐसे बिल को जो गुड्स की लेन देन पे, सेल परचेज पे ड्रॉ किया जाता है। दूसरा आ रहा है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन कह रहे हैं फैसिलिटी से, सहूलत से आया है। अकोमोडेशन बिल आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। द मेन पर्पज ऑफ सच बिल इज टू हेल्प वन पार्टी और बोथ द पार्टीज फाइनेंशियली। तो मतलब इसका मकसद ये होता है कि एक दूसरे को हेल्प करना होता है। यूँ है कि बिल ड्रॉ कर लिया जाता है, साइन कर दिए जाते हैं, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, इसको आप जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं, बैंक वाले आपको इसके बदले पैसे दे देते हैं कुछ डिस्काउंट करने के बाद। तो आप उन पैसों को इस्तेमाल कर लेते हैं, जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है उसका, वो बिल प्रेजेंट किया जाता है, जिसने साइन किए होते हैं ऊपर, वो पूरी पेमेंट बैंक को कर देता है। तो इससे ये होता है कि दोनों पार्टीज पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनके पास पैसा नहीं है तो। इनलैंड बिल, एक हमने ट्रेड बिल पढ़ा, एक है इनलैंड बिल। इनलैंड बिल आर ड्रॉन इन अ कंट्री अपॉन पर्सन्स लिविंग इन द सेम कंट्री, बोथ ड्रॉर एंड एक्सेप्टर रिजाइड इन द सेम कंट्री। वो इनलैंड बिल हो गया। जबकि इसके अलावा फॉरेन बिल क्या होगा, कि जिसमें ड्रॉर या ड्रॉई क्या होंगे, सेम कंट्री के बंदे नहीं होंगे। फॉरेन बिल आर ड्रॉन इन वन कंट्री एंड एक्सेप्टेड एंड पेएबल इन एन अदर कंट्री। मतलब वही एक ड्रॉर इस कंट्री का, ड्रॉई दूसरी कंट्री का, तो वो बिल क्या कहलाएगा, फॉरेन बिल कहलाएगा। टेन्योर क्या होता है, टेन्योर इज द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच अ बिल बिकम पेएबल, वो कहते हैं टेन्योर। 2 मंथ, 3 मंथ, जितना भी इसका टाइम सेट होता है। मेच्योरिटी क्या होती है, मेच्योरिटी इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल एट विच द अमाउंट ऑफ बिल इज रिसीव्ड और पेड। मेच्योरिटी का मतलब जो टेन्योर उसका पूरा हो जाएगा, तो वो आखिरी दिन के बाद, आखिरी दिन उसकी क्या कहलाएगी, मेच्योरिटी कहलाएगी। डेज ऑफ ग्रेस, द 3 additional days which are allowed to drive for the bill of exchange are called day of grace। इंडोर्समेंट ऑफ बिल, अब ये वो प्रोसीजर जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि तीसरे शख्स जाके जब पेमेंट प्रेजेंट करेगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे, उस वो इंडोर्समेंट के जरिए होता है। The procedure by which a bill of exchange is transferred from one person to another person for the settlement of the debts is called endorsement of the bill। तो मतलब दो शख्स हैं,
एक ने बिल ड्रॉ करके दे दिया कि ठीक है मैंने आपके पैसे देने हैं, ये मुझसे अब बिल लिखवा लो, उसने अपने पास रख लिया दूसरे शख्स ने। अब इस दूसरे शख्स ने किसी और शख्स के पैसे देने हैं, तो उसको बजाय पैसे देने के वो ये बिल उठा के दे देगा कि ये बिल आप ले लो, मैंने फलां शख्स से पैसे लेने हैं 3 महीने बाद, आप 3 महीने बाद जाके उससे ये बिल प्रेजेंट करना, वो आपको पेमेंट कर देगा। तो ये आपका क्या कहलाया, इंडोर्समेंट। डिसऑनर ऑफ द बिल, द बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेड टू बी डिसऑनर व्हेन इट्स एक्सेप्टर refuses pay the amount of the bill to the holder of the bill on its maturity। सिंपल, उसने इनकार कर दिया पैसे देने से, तो ये क्या कहलाया आपका, डिसऑनर। नोटिंग चार्जेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या आता है, द स्मॉल फीस विच द नोटरी पब्लिक रिसीव्स फ्रॉम द होल्डर ऑफ द बिल इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल इज नोन एज नोटिंग चार्जेस। कि क्या आप ये कह लें कि एक गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा होता है जिसके पास डिसऑनर बिल प्रेजेंट किए जाते हैं और कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स ने ये के पैसे देने थे, वो इनकार कर रहा है, वो एक दफ़ा फिर जाता है उसके पास और दोबारा बिल प्रेजेंट करता है, तो फिर अगर वो इनकारी होता है तो फिर आके वो एक नोट लिख के दे देता है कि जी हमने प्रेजेंट किया, वाकई इस ये बिल डिसऑनर हो चुका है, तो इसको अब कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जाए, किसके लिए, लीगल प्रोसीडिंग के लिए। रिन्यूअल ऑफ अ बिल, रिन्यूअल का मतलब कि पुराना बिल कैंसिल कर दिया, एक नया बिल नई टर्म एंड कंडीशन पे कर लिया, तो वो रिन्यूअल बिल हो गया। इससे फ़ायदा क्या होता है, ड्रॉर का ये फ़ायदा होता है कि नया बिल थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट का होता है, तो उसलिए वो एक नया बिल ड्रॉ कर लेता है। और ड्राई को ये फ़ायदा होता है कि चलो अगर उसने अभी 3 महीने के बाद पेमेंट नहीं की तो उसे 3 महीने और मिल जाते हैं। रिटायरिंग ऑफ अ बिल, रिटायर का मतलब ख़त्म कर देना, कैंसिल कर देना। कुछ छूट देकर वो टाइम से पहले ही आ जाता है ड्राई के, ठीक है यार मैंने आपके पैसे देने हैं 3 महीने बाद, तो अगर आप मुझे अभी कुछ डिस्काउंट दो तो मैं अभी आपकी पेमेंट कर देता हूँ, तो कुछ डिस्काउंट देने के बाद बिल को रिटायर कर दिया जाता है और पेमेंट कर दी जाती है। रिबेट क्या आती है, रिबेट भी छूट की सूरत में आ जाती है, वो पहले से टर्म एंड कंडीशन तय हो जाती है कि ठीक है अगर आप बिल की पेमेंट हमें करोगे इतने टाइम में तो आपको इतने परसेंट जो है ना वो रिबेट मिल जाएगी, तो बताओ आप पेमेंट करते हो। अगर वो एग्री करता है तो फिर क्या हो जाता है, बिल को ख़त्म कर दिया जाता है, बिल को कैंसिल कर दिया जाता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पर्सन, इंसॉल्वेंट का मतलब डिफ़ॉल्ट हो जाना, इंसॉल्वेंट हो जाना, कि जी बंदा इस काबिल ही नहीं है कि वो पेमेंट कर सके अपने डेट की, तो उस सूरत को कहते हैं इंसॉल्वेंसी। A person is said to be an insolvent if his assets are sufficient to pay his amount of debt। हाँ जी, ये आ गया प्रोमिजरी नोट। प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की जो डेफिनेशन में है थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। A promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order or the separate person or the bearer of the instrument। ये उसकी डेफिनेशन है। सब्सिडरी बुक क्या कहलाती है, अंडर डबल एंट्री सिस्टम ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जनरल and thereafter posted to the ledger। The book which give additional help to the ledger is called subsidiary ledger। का मतलब कि अगर एक एंट्री आपने पास की, उसको आपने लेजर में पोस्ट कर दिया, लेजर में पोस्ट करने के बाद आगे फर्दर इसका लिंक किसी और हेड के साथ है, आपने उसका अलहदा से लेजर बना लिया, तो वो उसका सब लेजर कहलाएगा। ताकि अगर अपने मज़ीद डिटेल में जाना है तो हम इसका ये पढ़ लेंगे। कैश बुक क्या होती है, कैश जर्नल क्या होता है, a book in which all the transactions in which cash involved are recorded is called कैश बुक। जिसमें सिर्फ कैश की एंट्री वाली, कैश इन्वॉल्व वाली एंट्रियाँ की जाती हैं वो कैश बुक कहलाती है, क्रेडिट वाली एंट्रियाँ इसमें नहीं की जाती। तो जनाब ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो आप सारे को मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके इसको PDF में कन्वर्ट करके एज अ नोट्स की सूरत में आप भी इसको बना सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।